औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का सेकंड चैप्टर हमारे ज़ेरे मुतालिया है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं या फेजेस हैं उन पे बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको एलिमेंट्स या फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। यानी तीनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये इस अंदाज में पेपर में सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो बात करनी है वो इसमें आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में मुख्तसर सी डेफिनेशन पढ़ी थी। एक मरतबा फिर उसी को ही हम रिपीट कर देते हैं। द वे इन विच अ मैसेज passes step by step from the sender to the receiver is called communication process। यानी वो तरीका या वो अमल जिसके तवस्सुस से एक पैगाम जो है वो मरहलावार सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी 6 ही हैं, बिल्कुल स्टेजेस की तरह, और ये उससे इंटर रिलेटेड है। ये सवाल भी तकरीबन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें मतलब प्रोसेस का फर्क है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो फैक्टर है इसका या जो इसका कंपोनेंट है वो है द कॉन्टेक्स्ट। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है द सेंडर और एनकोडर। तीसरे नंबर पे जो इसका एलिमेंट है वो है द मैसेज। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है द चैनल और मीडियम और मीन। पांचवें नंबर पे जो चीज़ है वो है रिसीवर या डिकोडर, और छठे नंबर पे फीडबैक आता है। तो ये इसके 6 कंपोनेंट्स हैं या 6 उसके एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनकी तफसील क्या है ये हम आप देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ है वो है द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, आपने इसमें पढ़ा है द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और अंग्रेज़ी में जब आप पोइम्स की जब स्टेंजा की को एलेबोरेट करते हैं तो उसमें आप द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसी तरह उर्दू में जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उसमें एक चीज़ लिखते हैं सियाक़ो सबाक़। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाक़ो सबाक़, यानी वो पस मंज़र या वो बैकग्राउंड या वो हालात जिनके तनाजुर में एक पैगाम तश्कील दिया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि ये सिचुएशन है या बैकग्राउंड है या एटमॉस्फेयर इन विच अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड। एक मरतबा फिर इसी की डेफिनेशन सुन लें। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? इट इज अ सिचुएशन, बैकग्राउंड और एटमॉस्फेयर इन विच अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड। यानी ये वो सूरत हाल है या पस मंज़र है या माहौल है जिसके तहत जो है या जिसके अंदर रहते हुए एक पैगाम जो है वो तश्कील दिया जाता है या पैगाम जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। इस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो पहला स्टेप है, पहली स्टेज है उसकी, वो है कंसेप्शन। तो कंसेप्शन क्या चीज़ है? कंसेप्शन जो है वो ये है कि एक जो सेंडर है वो एक आइडिया या एक मैसेज जो है वो कंसीव करता है। कहाँ से कंसीव करता है? वो एक आसपास के माहौल से, एटमॉस्फेयर से, बैकग्राउंड से, सिचुएशन से एक जो आइडिया है या एक मैसेज जो है वो कंसीव किया जाता है। तो यही इसी चीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट कहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलाई होता है, ऐसा कोई ना कोई
चीज़ होती है जिससे इंस्पायर होके एक शख्स जो है वो मजबूर होता है कि वो कम्युनिकेशन करे। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है कि आप जो है वो अपने दोस्तों को उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि आप उसकी तफ़सील जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आप वक़्ती तौर पे कोई ऐसे जज़्बाती कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, गुस्सा हो सकता है, सदमा हो सकता है, खुशी हो सकती है। तो ऐसी जो कैफ़ियत हैं वो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफ़र करता है सिचुएशन, इसके मुख्तलिफ जो अवामल हैं उनसे ये एक मतलब डिफ़र करता है। इसमें जो एरियाज़ जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं, सिविलाइजेशंस इसमें शामिल हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना माहौल है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो ये इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इसकी वजह से ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो तब्दील हो जाता है। तो एक मैसेज जो है वो मेनली इसी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक पैगाम की ज़ुबान जो है वो इन चीज़ों से मुतासर होती है, पैगाम का मतन जो है वो इन चीज़ों से मुतासर होता है। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त को एक पैगाम भेजना चाह रहे हैं, तो अगर आपके जो आप एक खुशी की कैफियत में पैगाम भेजेंगे, उसकी ज़ुबान जो है वो और होगी। अगर आप किसी सदमे की कैफियत में वो लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे, उसकी कैफियत और होगी, उसमें अल्फाज जो हैं वो और होंगे। अगर आप किसी मतलब जज्बाती हिजान के तहत जो है वो पैगाम लिख रहे हैं, तो उसमें अल्फाज का चुनाव जो है वो आप कुछ और तरीके से करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट की बिना पे एक मैसेज जो है उसकी डिज़ाइनिंग में, उसके जो अल्फाज में फ़र्क जो है वो हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो ममालिक हैं या मुख्तलिफ मुआशरे हैं, वहाँ पे पैगाम की जो फार्मूलेशन होगी वो कॉन्टेक्स्ट की बिना पे डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे आप इस्लामिक सिविलाइजेशन में, इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं, तो वहाँ पे पैगाम जो है वो कुछ हदूद व क़ुयूद का पैगाम पाबंद होगा, उसके तहत जो है वो आप कोई मैसेज जो है वो फार्मूलेट करेंगे। अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, मगरबी तहज़ीब के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ के माहौल के मुताबिक जो है वो आप पैगाम लिखेंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो फ़र्क है। अगर आप बरतानिया में रह रहे हैं, बरतानिया की अंग्रेज़ी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो उसमें बड़ा मतलब रख रखाव है उस ज़ुबान में। वो लोग अलक़ाब पे, वो लोग मतलब कंसिडरेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन सिविलाइजेशन से, अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे टू द पॉइंट बात की जाती है। वहाँ पे रख रखाव वाले अल्फाज, कंसिडरेशन वाले अल्फाज जो हैं वो, यानी जिसमें मुरव्वत वाले अल्फाज हैं वो शामिल नहीं किए जाते किसी भी पैगाम में। तो ये ममालिक का भी इसमें फ़र्क हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐसी सूरत हाल है, ऐसा पस मंज़र है या ऐसा माहौल है जिसके तहत जो है वो एक पैगाम फार्मूलेट किया जाता है और उसको आगे कम्युनिकेट किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन includes area, country, culture, organization. Every country, culture or every company has its own way of communicating information. यानी ये बात जो है ये थोड़ा सा इसको नोट करें कि कम्युनिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें इलाका शामिल हो सकता है, कंट्री यानी मुल्क शामिल हो सकता है, कल्चर यानी तहजीब शामिल हो सकती है, या कि कोई कारोबारी तंजीम जो है उसका अपना माहौल उसमें असरअंदाज हो सकता है। हर मुल्क का, हर तहजीब का, हर कंपनी का अपना एक तरीक़ाकार होता है कम्युनिकेशन करने का। ये है इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। दूसरे नंबर पे बेटा जो चीज़ आएगी वो है द सेंडर, जिसको हम एनकोडर भी कहते हैं और जिसको हम सोर्स भी कह सकते हैं। सोर्स कहते हैं मंबा को। ऐसी चीज़ जो है जहाँ से एक चीज़ ओरिजिनेट होती है, एक चीज़ निकलती है, किसी भी चीज़ का जहाँ से आगाज़ होता है उसको सोर्स कहा जाता है या उसको मंबा कहा जाता है। तो सेंडर कौन है? सेंडर वो शख्स है जो कि एक पैगाम को डिज़ाइन करता है और उसको रिसीवर तक भेजता है। किसी चीज़ को
अगर हम अंग्रेजी में लिखें, द सेंडर इज द पर्सन हु डिजाइन्स द मैसेज एंड सेंड्स इट टू द रिसीवर, यानी सेंडर वो फर्द है जो पैगाम को डिजाइन करता है और उसको रिसीवर तक पहुंचाता है। सेंडर को हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। ये पैगाम की नोयत पे डिपेंड करता है कि जिस नोयत का पैगाम होगा उसी नोयत का हम सेंडर को नाम देंगे। मिसाल के तौर पे अगर तो पैगाम जो है वो स्पोकन फॉर्म में है, तब सेंडर जो है वो स्पीकर कहलाएगा। यानी अगर बोले गए अल्फाज की सूरत में पैगाम भेजा गया है, तब जो सेंडर है उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्पीकर है या ऑरेटर है। अगर पैगाम जो है वो लिखी हुई शक्ल में कन्वे किया गया है, तब जो सेंडर है वो राइटर कहलाएगा। अगर पैगाम जो है वो जेस्चर्स की शक्ल में कन्वे किया गया है, तब जो सेंडर है वो एक्टर या परफॉर्मर कहलाएगा। तो ये सेंडर, ये तमाम लोग जो आप जानते हैं, यानी तीन ही तरीके के साथ तो पैगाम भेजा जा सकता है, या उसको बोल के भेजा जाएगा, या उसको लिख के भेजा जाएगा, या फिर उसको परफॉर्म करके जेस्चर्स के जरिए, हरकत और सकनात के जरिए भेजा जाएगा। तो इन तीनों नोयतों पे डिपेंड करते हुए सेंडर को हम डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह जो मतलब उसका, अगर हम इसको दोबारा एनकोडिंग को डिफाइन करें, तो एनकोडिंग की डेफिनेशन भी फिर इस तरह बनेगी, द सेंडर्स एक्ट ऑफ डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। द सेंडर्स एक्ट ऑफ डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द मैसेज यूजिंग कोड्स, यानी वर्ड्स और जेस्चर्स, इज कॉल्ड एनकोडिंग। ये फिर एनकोडिंग की डेफिनेशन इस तरह बन जाएगी। तो सेंडर कौन है? सेंडर वो शख्स है जो पैगाम दूसरे शख्स तक भेजता है। तीसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ है वो है मैसेज, यानी कम्युनिकेशन का एक और जो बड़ा कंपोनेंट है वो, या मेन जो कंपोनेंट है वो है मैसेज। मैसेज क्या चीज़ है? मैसेज जो है, इट इज़ व्हाट इज सेंट बाय द सेंडर टू द रिसीवर, यानी सेंडर जो है वो रिसीवर को जो चीज़ भेजता है, यानी जो चीज़ जो है वो भेजी जाती है, व्हाट जो है वो क्या कहलाता है? वो मैसेज कहलाता है। इसको हम एक और तरीके के साथ डिफाइन कर सकते हैं, द मैसेज ऑफ द इज द कंटेंट द सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर, यानी पैगाम जो है वो ऐसे मंदरजात हैं या ऐसे कंटेंट हैं, ये कंटेंट लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे मंदरजात हैं जो कि सेंडर जो है वो रिसीवर को कन्वे करना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे? ये मैसेज। तो मैसेज की नोयत जो है वो हमारे मतलब चैनल के एतबार से डिफरेंट हो सकती है, मीडियम के एतबार से डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो स्पीच है, हमारी जो गुफ्तगू है, हमारी जो बोल चाल है, वो मैसेज होगा। अगर हम लिखते हैं तब हमारी तहरीर जो है या राइटिंग जो है वो मैसेज होगा। अगर हम जेस्चर करते हैं या अगर हम मतलब परफॉर्म करते हैं या एक्ट करते हैं, तो हमारे हाथों की जो मूवमेंट्स होंगी, हमारे पाँव की मूवमेंट्स होगी, हमारे बॉडी की जो मूवमेंट्स होंगी, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस होंगे, वो मतलब मैसेज होगा। तो ये मैसेज जो है, इस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ जो है वो सेंडर कन्वे करता है रिसीवर को। इसके बाद नेक्स्ट है अपना द चैनल, मीडियम या कैरियर या मीन, यानी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको हम चैनल भी कहेंगे, मीडियम भी कहेंगे, कैरियर भी कहेंगे और मीन भी कह सकते हैं। तो पैगाम जब सेंडर ने बना लिया तो उसको वो किस तरह से, यानी कौन से सोर्सेज यूज करते हुए किस तरीके के साथ वो भेजेगा, उस तरीके को हम क्या कहेंगे कि ये चैनल है या मीडियम है या कैरियर है या मीन है। तो इसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे, इट इज़ द वे हाउ अ मैसेज इज सेंट, यानी मुख्तसर तरीन डेफिनेशन है, चंद लफ्ज इसमें यूज किए हैं कि ये वो तरीक़ेकार है या ये वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए से पैगाम जो है वो भेजा गया है।
या इसको इन अल्फाज में हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ मीन थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। यानी ये वो मीन है, ये वो जरिया है जिसके जिसके अंदर रहते हुए एक पैगाम जो है वो सेंडर से लेके रिसीवर तक ट्रेवल करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ये मीन है या चैनल है या कैरियर है या मीडियम है। तो लोग जो हैं वो अपनी जो मालूमात है वो दूसरे लोगों तक कन्वे करने के लिए मुख्तलिफ चैनल या मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आम गुफ्तगू करके पैगाम भेज देते हैं। गुफ्तगू करके भी हम मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप बिलमुशाफा गुफ्तगू, जिसको हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहते हैं, वो हो सकती है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है। हम टीवी पे आके अपना पैगाम जो है वो दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। हम एक वीडियो लिंक के ज़रिए अपना पैगाम जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बोली गई या जो स्पोकन फॉर्म है वहाँ से हम उसके ज़रिए से हम अपना ये यानी ये चीज़ें जो हैं ये चैनल कहला सकती हैं। या आप अगर रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप एक एसएमएस की शक्ल में पैगाम भेज सकते हैं। आप एक नोट की शक्ल में पैगाम भेज सकते हैं। आप एक ईमेल कर सकते हैं। आप लेटर्स लिख सकते हैं। आप रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। आप मीमोज जो है वो लिख सकते हैं। आप बुक्स लिख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। आप और इस तरह की दीगर अशिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम जो ज़रिए जिसके मदद से एक लिखा हुआ पैगाम जो है वो दूसरे शख्स तक पहुंचता है, उसको हम चैनल कहेंगे। इसी तरह अगर हम मतलब परफॉर्म करके या जेस्चर्स के साथ पैगाम भेजेंगे तो ये जो हमारी परफॉर्मेंस होगी ये मतलब चैनल या मीडियम कहलाएगी। तो इस एक मरतबा फिर इसी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ मीन थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। यानी ये वो जरिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक पैगाम जो है वो सेंडर से लेके रिसीवर तक पहुंचता है। क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है या मीडियम कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है रिसीवर या डिकोडर। रिसीवर या डिकोडर कौन है? जो जो शख्स जो है वो आपका पैगाम वसूल कर रहा है उसको हम रिसीवर कहेंगे। चूँकि वो वसूल किए हुए पैगाम को डिकोड करके समझता है, इस वजह से उसको हम डिकोडर भी कह सकते हैं। तो ये इसको भी हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं यानी रिसीवर को। ये भी डिपेंड करता है कि पैगाम की नौइयत कैसी है। अगर तो आपका पैगाम स्पोकन फॉर्म में हो तब आपका जो रिसीवर होगा वो लिसनर कहलाएगा। अगर आपका पैगाम जो है वो रिटन फॉर्म में हो तब आपका जो रिसीवर है वो रीडर कहलाएगा। अगर आपका पैगाम जो है वो जेस्चर्स फॉर्म में हो तब आपका जो रिसीवर है वो व्यूअर कहलाएगा। तो ये उसकी मुख्तलिफ जो है वो अकसाम हो सकती हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, ही इज़ द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंट। यानी ये वो शख्स है जिसको पैगाम भेजा गया है। He may be a reader or listener or viewer depending upon the situation or nature of the message. The receiver decodes or understands the message by changing codes or signs into meaning. ठीक हो गया। ये उसका अभी मैंने इसकी वजाहत कर दी है जो नीचे लिखा हुआ था। तो इसी इसी हवाले से हम डिकोडिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या कहलाएगी कि पैगाम का मफहूम समझने का अमल जो है वो डिकोडिंग कहलाता है। तो ये इसका पांचवा कंपोनेंट था कम्युनिकेशन प्रोसेस का, द रिसीवर और द डिकोडर। छठे नंबर पे है द फीडबैक। ये उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फीडबैक जो है वो रिस्पॉन्स को कहते हैं, वो रिएक्शन को कहते हैं। द फीडबैक इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। यानी फीडबैक क्या है, जो रिसीवर है यानी पैगाम वसूल करने वाला है उसका रद्द अमल है जो वो पैगाम भेजने वाले के पैगाम के जवाब में शो करता है, दिखाता है।
फीडबैक जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई अमल भी हो सकता है। फीडबैक जो है ये इस वजह से ज़रूरी है कि ये ज़ाहिर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो किस हद तक मुकम्मल हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अपने लेक्चर के तवज्जुह से, अपना लेक्चर के ज़रिए आप लोगों के साथ यानी अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये जो मेरी कम्युनिकेशन है ये दो तरह से हो सकती है, साइमल्टेनियसली हो रही है। एक तो मैं इसमें आपसे एड्रेस करता हूँ, वर्बल कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दूसरा साथ साथ जो है वो मैं आप आपको इन रिटन फॉर्म भी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो आप मेरे यहाँ पे रिसीवर हैं, ठीक हो गया। आप मेरे रिसीवर हैं। आप अगर मुझे सिर्फ सुन रहे हैं तो आपको हम लिस्टर कहेंगे। अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहेंगे तो आपको हम व्यूअर कहेंगे। अगर आप मुझे पढ़ रहे हैं मेरी भेजी की स्लाइड्स तो आप मेरे रीडर कहलाएंगे। तो ये आपकी आप पे डिपेंड करता है। अब आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेरी बात सुनते ही समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, तो वो जो है वो खामोश रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मेरी बात जो है वो सुनते हैं लेकिन उनको कुछ पॉइंट समझ नहीं आते। वो मुझसे मैसेज करके या किसी और तरीके के साथ मुझसे पूछते हैं। तो वो जो उनका पूछना है वो फीडबैक कहलाएगा। तो फीडबैक जो है वो ज़ुबानी भी हो सकता है, मगर आप यानी आप अपना मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके मुझे दे सकते हैं कि आप मुझे कह सकते हैं कि सर आज आपने लेक्चर जो है वो अच्छा नहीं दिया, आज हमारी आपकी बात की हमें समझ नहीं आ रही, फलां जो टॉपिक आपने बयान किया है वो हमारी समझ में नहीं आया। तो ये आपकी तरफ से फीडबैक है जो आप मेरे लेक्चर की सूरत में या मेरी जो कम्युनिकेशन की सूरत में या जो मेरे मैसेज की सूरत में आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। आपके फीडबैक से ये डिटरमिन होगा कि मेरी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है या ये फेल्ड कम्युनिकेशन। अगर तो आप इसमें रिस्पॉन्स मुझे देते हैं किसी भी किस्म का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इन साइलेंस भी हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्स जो है अगर आप मुझे देते हैं तब इसका मतलब ये है कि मेरी जो कम्युनिकेशन है या जो मेरे जो लेक्चर है या जो मेरी टीचिंग है ये सक्सेसफुल। और अगर आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके साथ सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये इसकी जस्ट एक मिसाल थी। अब इसी मिसाल को लेके हम अब पहले जो 2 या 3 पॉइंट्स हैं उनको भी समझ के देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी वो सिचुएशन है या वो बैकग्राउंड है या वो मतलब एटमॉस्फेयर है जिसमें एक पैगाम रिसीव किया जाता है। तो जो मैं आपके साथ जो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ तो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इसमें सिचुएशन होगी। यानी हम सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एपिडेमिक की वजह से, एक वबा की वजह से। तो उस वबा के कॉन्टेक्स्ट में हम ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिलसिला जो है वो हमने शुरू किया हुआ है। एक तो इसमें ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे ऊपर ये दबाव है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी देर फारिग ना रहें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाहता हूँ, उनको किसी आरे लगाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तीसरा दबाव इसमें ये है कि मेरे जो मैनेजमेंट है कॉलेज की, उन्होंने मुझे इस चीज़ पे परसुएड किया है कि आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ मतलब ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में एंगेज होना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फारिग ना रहें। एक वो भी वजह हो सकती है। ये जो तीनों कॉन्टेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट की बिना पे मैंने ये चीज़ जो है ये शुरू की है, आपके साथ जो है वो लेक्चर देना शुरू किया। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपको ये समझना चाहिए इसमें। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी वो थी इसमें वो थी सॉरी अपना सेंडर। तो इसमें जारी बात है कि पैगाम जो है वो मैं फार्मूलेट कर रहा हूँ। पैगाम आपके सामने रिटन फॉर्म में भी है, स्पोकन फॉर्म में भी है। तो ये जो पैगाम मैं फार्मूलेट कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं आप तक सेंड कर रहा हूँ, आप तक कन्वे कर रहा हूँ, तो इस सारी चीज़ में सेंडर मैं हूँ। तो एक जो टीचर होगा वो सेंडर होगा और एक जो स्टूडेंट होगा वो रिसीवर होगा। हाँ, अलबत्ता स्टूडेंट अगर कोई सवाल पूछेगा मुझसे तब
स्टूडेंट जो है वो सेंडर होगा और मैं फिर उसका रिसीवर बन जाऊंगा। यानी ये इसमें सेंडर और रिसीवर की मिसाल है जो हमने इसमें लेक्चर में दी। तो इसमें जो जो हमारा पैगाम है वो ये लेक्चर या ये जो स्पीच है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये जो गुफ्तगू जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये हमारा मतलब मैसेज है, जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सादा सी मिसाल है जो हम इस वक्त भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की मिसाल है। तो बेटा एक दफ़ा फिर मैं इसी चीज़ को रिपीट करता चलूँ कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है या कम्युनिकेशन किस बिना पे होती है, इसको समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसान चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मरतबा सरअंजाम देते हैं और इस वक्त भी सरअंजाम दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और जो जो मसला है वो ये है कि हम इन चीज़ों को जो हम पहले से जानते हैं किस तरह हम कागज़ पे मुंतकिल कर सकते हैं, ये हमारा असल मसला है। तो इसमें आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए मैं आपके साथ जो है वो अपनी लेक्चर्स के साथ साथ स्लाइड्स भी शेयर किए जा रहा हूँ। तो आपने सिर्फ इसमें ये करना है कि आपने ये लेक्चर जो है वो सुन के आपने इन स्लाइड्स की मदद से अपना रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है, वहाँ पे इनके नोट्स तैयार करने हैं और वो मेरे साथ शेयर करने हैं। कि आपकी तरफ से फीडबैक होगा, कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा जो आप मेरे इस लेक्चर की सूरत में मुझे देंगे, दिखाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना जो है वो सफिशेंट है। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।